सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ओके, सो इन दिस क्लास वी विल स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम। हम पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम इसी क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। मतलब आपका पूरा एनसीईआरटी का एक एक वर्ड हम कवर करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ाऊंगा मैं इस क्लास में वो सारा एनसीईआरटी में पूरा कवर्ड है, ठीक है। सो मैं टाइम स्टैम्प्स भी अटैच कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम में तो भी आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अगर आयनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको क्या समझ आ रहा है? हमको किससे डील करना पड़ेगा? हमको आयन से डील करना पड़ेगा, ठीक है। हमको डील करना पड़ेगा आयन से। तो हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कि आयन्स बनते कैसे हैं। तो अगर देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि एक हमारे पास बकेट है या बीकर है, उसमें हमारा प्योर वाटर है। क्या है? हमारा प्योर वाटर है। अगर प्योर वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे फ्री आयंस नहीं होंगे, ठीक है। प्योर वाटर में फ्री आयंस नहीं होंगे, नो फ्री आयंस। बट जैसे ही अगर मैं वहां पे क्या डाल दूं, सॉल्ट डाल दूं, सॉल्ट का टेबल सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं, नमक। अगर मैंने नमक डाल दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास Na+। नमक क्या होता है? NaCl। तो वहां पे क्या बन जाएगा? Na+ के आयंस हो जाएंगे और Cl- के आयंस हो जाएंगे। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अभी यहाँ पे फ्री आयंस होगा, और जब भी फ्री आयंस होते हैं तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। ड्यू टू दीज फ्री आयंस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या बोला कि अगर फ्री आयंस होंगे तो उसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो फेराडे जो था, फेराडे केमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने आयंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, ठीक है। तो फेराडे ने ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से करंट, ओके। तो फेराडे ने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। कौन कौन से? एक तो जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ओके, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब उनको क्या बोलते हैं? जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। एक है वो जो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे इनको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब जो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें आयंस नहीं बनेंगे, तो हमको नॉन इलेक्ट्रोलाइट से तो कोई मतलब ही नहीं होगा चैप्टर में। हमको किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के उन्होंने डिवाइड करे वापस, फर्दर क्लासिफिकेशन करा, जो कि क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो ज्यादा आयंस फॉर्म करे, ओके, जो ज्यादा आयंस फॉर्म करे। जैसे HCl है हमारे पास, अगर हमारा HCl है उसको हमने पानी में डाला तो वो क्या बना देगा? H+Cl- बना देगा। H+Cl- बना देगा। मतलब ये क्या हो गया? ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहा है मतलब डिसोसिएट हो रहा है कंप्लीटली। ज्यादा आयंस प्रोड्यूस मतलब पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन। तो जो 100% डिसोसिएशन हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और NaCl हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हो गए। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? जो कि बहुत ही कम डिसोसिएट होंगे। जैसे अगर उनको हम किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे, जैसे पानी में डालेंगे, तो क्या होंगे? बहुत कम डिसोसिएट होंगे। तो पार्शली डिसोसिएट वी कैन राइट, पार्शली डिसोसिएट। तो अगर एग्जांपल ले हम एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको अगर हमने H2 में डाला तो ये क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। देखो मैंने एरो क्या लगाया यहां पर? कंप्लीट का एरो लगाया है, ठीक है। बट यहां पे कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, तो हम कैसे एरो लगाएंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा और बनता क्या है यहां पर? CH3CO- प्लस H3O प्लस। ये क्या है? H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये आगे हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब, हाइड्रोनियम आयन मतलब जो H+ है वो सराउंडेड है H2O से, ठीक है। इसको हम H3O+ भी लिख सकते हैं और H+ भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट।
सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट पार्शियल डिसोसिएट होता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बोलूँ, पर अगर इंडिविजुअली इस रिएक्शन की बात करूँ तो ये जो होता है वो 5% डिसोसिएट होता है सिर्फ। मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ 5% डिसोसिएट हो रहा है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है मतलब जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो जब ऐसी इक्वेशंस में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, आयंस जब बन रहे हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, उन इक्वेशंस के लिए हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, द इक्विलिब्रियम व्हिच इन्वॉल्व आयंस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, सी रिएक्शंस के लिए हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आ रहा है समझ में कि इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखो अब इक्विलिब्रियम मेंटेन किसके बीच में हुआ, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ एक तो आयोनाइज्ड आयंस के बीच में, आयोनाइज्ड आयंस है ये, आयोनाइज आयंस मतलब जो आयोनाइज हो चुके हैं। और ये क्या है, ये क्या है, ये जो CH3COH है वो क्या है, ये है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। तो हम क्या बोल सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर हम लिखें, इक्विलिब्रियम में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं EQ और M ऊपर, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखिए तो द इक्विलिब्रियम में अटेन्ड, द इक्विलिब्रियम अटेन्ड between ionized ions and the unionized molecule, between unionized molecule and the ionized ions is called ionic equilibrium. Okay, सो ये हमारा बेसिक था। ठीक है, कि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है जो कि होता है अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा होगा वो क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो अल्फा जो होगा वो 1 होगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन कम हो रहा है। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम बात करें, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज वेरी लेस। और वो अभी हम पढ़ेंगे भी कि अल्फा कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर कम होगा तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशंस। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा की बहुत, अल्फा इज वेरी लेस, बट यहाँ पे अल्फा इज 100%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है, तो रिएक्शन इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है, देखो अब मैंने बताया कि आयंस जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं, या तो सॉल्ट हो सकता है, या बेस हो सकता है, या एसिड हो सकता है। तो हमको डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है एसिड्स और बेस की। तो देखो अभी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जो होते हैं उनका, अब एसिड्स क्या होता है, देखो केमिस्ट्री की भाषा में अगर बोले तो एसिड्स क्या होते हैं, जो H+ दे सकते हैं। ठीक है, डोनेट H+ बोल सकते हैं हम, डोनेट H+। एसिड्स होते कैसे, टेस्ट कैसा होता है एसिड्स का, तो एसिड्स जो होते हैं वो सोर टेस्ट होता है। ठीक है, सोर टेस्ट, लाइक अगर हम बात करें एसिड के एग्जांपल की तो लेमन, ऑरेंज। ओके, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, पीएच कितनी होगी एसिड की, पीएच जो होती है वो लेस देन 7 होती है। ठीक है, मतलब 1 to 6 के बीच में। और क्या बोल सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल ले हम तो लेमन, ऑरेंज, इनमें कौन सा एसिड होता है, इनमें डिफरेंट तरह के एसिड होते हैं। इसमें होता है लेमन में सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। अगर ऑरेंज में बात करें तो ऑरेंज में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इट कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, अगर हम बात करें कि लाइक कौन कौन से केमिकल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो अगर हम बात करें HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, HNO3, ओके, H2SO4। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। ओके, इसके बाद हम ये जो डिस्कस हो जाएगा उसके बाद हम डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस की, क्योंकि कुछ केमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी कि कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है। ठीक है, अब ये हुआ एसिड का हमारा। जैसे अगर हम कोई भी एसिड है, जैसे HCl है, उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H+ और Cl-। ठीक है, अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें HNO3,
HNO3 को पानी में डालेंगे तो क्या बनता है, H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2H प्लस होंगे, नहीं H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम बेस में, तो बेस क्या होते हैं। बेस अगर हम जनरली बात करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि बेस सिर्फ OH माइनस देंगे वही होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो व्हाट आर बेसिस, तो बेसिस अगर हम जनरल बात करें तो बेसिस कौन होते हैं, जिनके पास OH माइनस आयंस होते हैं, ठीक है, विच कंटेन OH माइनस आयंस, विच कंटेन OH माइनस आयंस, ये जनरल है, ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिफरेंट, उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। जो एसिड्स होते हैं वो सोपी टेस्ट होता है, इनका सोपी फील होता है, सॉरी, जो बेसिस होते हैं उनका सोपी फील होता है। टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट होता है बिटर टेस्ट, ठीक है, बिटर टेस्ट होता है। अब एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो भी सोडाज होते हैं, जो भी कॉस्टिक सोडा, ठीक है, बाइकार्बोनेट, तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें NaHCO3, ठीक है, तो सारे क्या है, एग्जाम्पल है हमारे बेसिस के। अगर हम बात करें लिटमस पेपर के रिगार्डिंग, तो हमारा जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम बात करें पीएच के रिगार्डिंग, तो पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है, ग्रेटर देन 7 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेसिस की, तो हमारे पास होता है NaOH, LiOH, अगर हम बात करें BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये सारे क्या हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अगर हम जैसे NaOH को पानी में डालते हैं, NaOH को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, तो ये आयंस बनते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्ट, तो सॉल्ट कैसे बनता है, तो देखो सॉल्ट और सॉल्ट्स होते क्या है, तो सॉल्ट कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। जब एसिड और बेस मिक्स होंगे तो हमारा क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल, HCl है और हमने डाला है उसमें NaOH, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। तो NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट हो गया NaCl, ठीक है। NaCl हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो और अगर एग्जाम्पल लूँ, तो और एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो कौन कौन तो अगर और मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो और क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो अगर HCl प्लस NaOH से NaCl बन रहा है तो क्या हो सकता है, NaNO3 हो सकता है। NaNO3 किससे बना है, NaOH प्लस HNO3 से, ठीक है। और क्या हो सकता है, Na2SO4 हो सकता है। Na2SO4 किससे बना है, NaOH प्लस H2SO4 से, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारे सॉल्ट्स हैं। जो सॉल्ट की पीएच होती है वो डिपेंड करती है कि सॉल्ट किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स बन सकते हैं। तो पीएच जो है वो डिपेंड करती है, पीएच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, ओके, ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, ओके। तो अगर हम सॉल्ट को पानी में डाल रहे हैं, ठीक है, देखो सॉल्ट प्लस वाटर बना। अब सॉल्ट अगर वाटर में जाएगा तो दो तरह की चीज हो सकती है यहां पर, ठीक है। अब यहां पे दो तरह की चीज हो सकती है, या तो हाइड्रोलाइसिस होता है या हाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो वो अब आगे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कब हाइड्रोलाइसिस होता है और कब हाइड्रेशन होता है और क्या होता है हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। तो जब सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं तो दो चीजें होती हैं। तो सॉल्ट को जब वाटर में डालते हैं दो चीजें होती है, या तो हाइड्रोलाइसिस होगा या हाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन क्या होता है ये हम सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस गिवन बाय डिफरेंट केमिस्ट। नाउ जो फर्स्ट हमको डेफिनेशन पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, अरेनियस कॉन्सेप्ट्स की। अरेनियस ने कौन सी डेफिनेशन दी थी एसिड और बेस पे, ठीक है। अब अरेनियस क्या बोलता है कि एसिड कौन सी स्पीशीज होगी, एसिड वो स्पीशीज होगी जो H प्लस देती है। वो क्या देती है, H प्लस देती है। तो H प्रोड्यूस, ठीक है, जब भी उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, H प्लस प्रोड्यूसेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और बेस क्या होगा, बेस वो होगा जो OH माइनस देगा, OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस इज दैट स्पीशीज विच प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन, प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन, प्रोड्यूसेस OH माइनस
आयंस। और ये कब होगा? जब एक्वस सॉल्यूशन में इनको डालेंगे, ठीक है, जब एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, एसिड को वाटर में डालेंगे या बेस को वाटर में डालेंगे। तो ये जो है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही होती है। ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही काम करती है, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास है H2SO4, इसको पानी में डाला मैंने, तो ये क्या देगा? 2H+ देगा प्लस SO4 2- दे रहा है। तो यहां पर आरएनएस की डेफिनेशन काम कर गई क्योंकि H+ दे रहा है। अगर मैं बेस की बात करूं तो KOH को अगर मैं पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा? K+ प्लस OH-, यही बनेगा। तो यहां पे भी आरएनएस की डेफिनेशन काम करेगी क्योंकि OH- हमको मिल रहा है। बट अगर मैं एग्जांपल लूं NH3 का, अगर मैं एग्जांपल लूं NH3 का, NH3 क्या होता है? इनऑर्गेनिक बेस होता है। तो अगर NH3 में H2O डालूंगा तो यहां पे तो कुछ और ही हो रहा है, NH4+ बन रहा है प्लस OH, NH4+ प्लस OH-। देखो यहां पे OH- प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट NH3 OH- प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। OH- कौन प्रोड्यूस कर रहा है? H2O प्रोड्यूस कर रहा है। तो NH3 से प्रोड्यूस नहीं हुआ है, H2O से प्रोड्यूस हुआ है। बट उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो बेस है वो प्रोड्यूस करेगा OH-, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहां पर जो है आरएनएस थ्योरी की लिमिटेशन है, ठीक है। ये अप्लाई नहीं होता NH3 पे, ठीक है। NH3 को सेटिस्फाई नहीं कर पाया ये कि NH3 पे इसकी डेफिनेशन काम नहीं करी, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है वो क्या है? क्योंकि NH3, because NH3 does not contain OH- ions, does not contain OH- ions। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी? सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पे ही काम करेगा, एक्वस सॉल्यूशन पे ही अप्लाई होगा। तो सेकेंड लिमिटेशन ओनली अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो इसकी लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। तो ड्यू टू विच इसके बाद आए ब्रॉन्स्टेड लोरी, उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी। सो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमको पढ़नी है एसिड और बेसिस की, वो पढ़नी है ब्रॉन्स्टेड लोरी के द्वारा, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोरी। सो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या बोला कि एसिड कौन सी स्पीशीज होती है? एसिड वो स्पीशीज होती है जो डोनेट कर सके H+। अब डोनेट करने के लिए H+ होना भी चाहिए, तो H+ कंटेन कर सके या डोनेट H+ कर सके। बेस क्या होगा? बेस वो स्पीशीज होगी जो एसिड H+ डोनेट कर रहा है, बेस वो H+ एक्सेप्ट कर ले। तो बेस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा H+। बेस विल एक्सेप्ट द H+। तो हम एक रिएक्शन लेते हैं अब। तो अगर हमारे पास रिएक्शन है NH3 प्लस HCl, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा हमारे पास? NH3 प्लस HCl। तो NH3 क्या है? हमारा बेस है, और HCl हमारा क्या है? एसिड है। NH3 क्या लेगा? H+ ले लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NH4 प्लस कैसे आया? प्लस स्पीशीज, प्लस कब आता है? जब स्पीशीज पे जब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है। तो जो NH3 ने अपने लोन पेयर्स डोनेट करें H+ को, और H+ ले लिया, प्लस हमारा क्या बन गया? हमारे यहां पे बन गया Cl-, क्योंकि H+ निकल गया तो Cl- बचा। तो अब देखो, तो ये हमारा बेस हो गया क्योंकि इसने H+ एक्सेप्ट करा है, और एसिड क्या हो गया? इसने H+ डोनेट करा है NH3 को, तो क्या बन गया? ये एसिड। अब NH4+ क्या होगा यहां पर? देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अगर हम रिवर्स जाएं तो NH4+ क्या कर रहा है वापस? अगर NH4+ NH3 में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा? H+ देके, मतलब ये क्या हो गया? एसिड हो गया। तो एसिड किसका एसिड हुआ? बेस का। एसिड किसका हुआ? NH3 का एसिड हुआ नहीं, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। NH3 क्या है? बेस है। NH3 क्या हो गया? बेस हो गया। अगर हम सिमिलरली Cl- को देखें रिवर्सली, Cl- क्या करेगा? जब रिवर्स रिएक्शन होगी तो Cl- क्या कर रहा है? H+ ले रहा है, मतलब ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? HCl का कॉन्जुगेट बेस। तो Cl- क्या हो गया हमारा? कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। HCl क्या हमारा? एसिड है। तो समझ आ रहा है कि जो बेस है उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड होगा NH4+, और जो हमारा Cl- है वो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा HCl का। समझ आ रहा है? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में क्या लग रहा है आपको? क्या डिफरेंस लग रहा है? NH3 और NH4+ क्या हो गए? इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। NH3 एंड
NH4 प्लस आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। सिमिलरली HCl और Cl माइनस क्या होंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे, जिसमें HCl एसिड होगा और Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस होगा। तो सिमिलरली HCl एंड Cl माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। समझ आ गया? तो अब क्या बोल सकते हैं, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड बेस पेयर कौन से होंगे। देखो NH3 और NH4 प्लस में किसका डिफरेंस है, सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है ना, सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है। और HCl और Cl माइनस में भी सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स वो होंगे जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस होगा। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पेयर विच आर डिफर बाय, द पेयर which is differ by 1H plus is called conjugate acid base pair, ठीक है। द पेयर विच इज डिफर बाय 1H प्लस, सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होगा, उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि अगर आपको डायरेक्ट कुछ दे रखा है तो आपको रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो अगर आपको किसी भी स्पीशीज का अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको कभी भी कॉन्जुगेट एसिड निकालना है किसी स्पीशीज का, तो उसमें क्या करोगे, आप H प्लस ऐड कर दोगे। देखो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालोगे, जब एक H प्लस ऐड हो रहा है तो कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है ना हमको, तो कॉन्जुगेट एसिड कब मिलेगा, ऐड 1 एक्स्ट्रा H प्लस, एक H प्लस उसमें डाल दो तो आपको वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, आपका उस स्पीशीज का कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे, एक H प्लस कम कर दो। देखो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, जब एक H प्लस कम हुआ तो क्या बन गया हमारा, HCl का Cl माइनस बन गया, तो एक H प्लस क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट 1H प्लस, सब्ट्रैक्ट मीन्स एक H प्लस हटा दो, 1H प्लस, ठीक है। तो इसी टेक्निक पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, डायरेक्ट बिना रिएक्शन लिखें। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमको HF का कॉन्जुगेट एसिड भी लिखना है और HF का कॉन्जुगेट बेस भी लिखना है। मैंने क्या बताया, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाएंगे, एक H प्लस ऐड करके, तो H प्लस ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, H2F प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर HF कॉन्जुगेट बेस बनाना है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, जब एक H प्लस माइनस कर दो तो F माइनस हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली H2CO3 को कैसे बनाएंगे, H2CO3 में एक H प्लस ऐड कर दो, क्या बोल सकते हैं कि H2CO3 का कॉन्जुगेट एसिड होता ही नहीं है, H2CO3 का कॉन्जुगेट एसिड नहीं होता है, बट H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस हो सकता है। बेस कैसे बनाओगे, H प्लस निकाल के, तो HCO3 माइनस क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस। अगर एक और H प्लस निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस, दैट इज ऑल्सो द कॉन्जुगेट बेस। बट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में हमेशा ध्यान रखना एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में हमेशा एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। NH2 माइनस से कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड मतलब एक H प्लस निकाल बढ़ा दो, एक H प्लस क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहां आ जाएगा NH3। कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालेंगे, NH2 माइनस से कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालेंगे, एक H प्लस निकाल के, तो एक H प्लस निकाल दो, एक H प्लस निकाल दो तो क्या बन जाएगा, NH2 माइनस, NH2 माइनस बन जाएगा, ठीक है। पहले से एक माइनस था, जैसे एक H प्लस निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, NH2 माइनस। ध्यान से देखो NH3 का कैसे बनाएंगे, तो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कैसे होगा, NH4 प्लस, एक H प्लस ऐड कर दो तो NH4 प्लस बन जाएगा। अब NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, NH2 माइनस, ठीक है, एक H प्लस निकलेगा तो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली H2 प्लस H2 का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाएंगे, एक H प्लस ऐड कर दो तो बन जाएगा हमारा H3O प्लस, और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, एक H प्लस माइनस कर दो तो हमारा बन जाएगा OH माइनस। लास्ट HCO3 माइनस, HCO3 माइनस में कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है, कॉन्जुगेट एसिड मतलब एक H प्लस ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा वो H2CO3, माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि H प्लस आ गया तो प्लस माइनस बैलेंस हो जाएंगे। HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, एक H माइनस, एक H प्लस हटा दो, H प्लस हटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा CO3
2 माइनस। CO3 2 minus. So that's how you have to find the conjugate acid and conjugate base of any species. I hope समझ आया होगा। नेक्स्ट हमको पढ़नी है लुईस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहां से नीट में पक्का से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पक्का से वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पूछते भी हैं। मैंने करवाया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। तो आपको ये पक्का से आना चाहिए कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं किसी भी स्पीशीज का। सो नाउ नेक्स्ट हमको पढ़नी है लुईस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लुईस ने क्या बोला कि कौन सा स्पीशीज एसिड होगा। तो लुईस बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले वो एसिड होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कहां करेगा वो, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल में, चाहे वैकेंट p ऑर्बिटल हो चाहे वैकेंट d ऑर्बिटल हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं तो क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट इन वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। नाउ बेस के लिए क्या बोला उसने, इसके लिए क्या बोला उसने, जो विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है, तो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कैसे करेगा, पहले उसके पास होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब दो स्पीशीज विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट एज अ लुईस बेस, ठीक है, विल एक्ट एज अ लुईस बेस। देखो बेस की जो डेफिनेशन है वो सिमिलर है किससे, ब्रॉन्स्टेड से। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था कि H+ लेना, बेस वो होता है जो H+ लेता है, एक्सेप्ट करता है। H+ एक्सेप्ट कैसे करेगा, जब उसके पास लोन पेयर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में लाइन दे रखी है। एनसीईआरटी क्या दे रखा है कि द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड, लोरी एंड लुईस फॉर बेसिस इज सिमिलर। द डेफिनेशन given by Bronsted and Lewis for bases only, not acid, for bases is similar, same नहीं है but similar है, for bases is similar। similar क्यों है, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि वो स्पीशीज जो H+ डोनेट H+ एक्सेप्ट कर सके वो बेस होगी। H+ कैसे एक्सेप्ट करेगी, जब उसके पास लोन पेयर होंगे। तो वही सिंपल, वही लुईस बोल रहा है कि अगर आप उसकी किसी स्पीशीज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या है, बेस है। तो दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब हम देखते हैं लुईस एसिड के एग्जांपल। लुईस एसिड्स और लुईस बेस के एग्जांपल देखते हैं। तो लुईस एसिड क्या हो जाएगा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं BF3, AlCl3, इन सब के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। AlCl3 के पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास कौन सा है, p ऑर्बिटल। तो वैकेंट होना चाहिए, चाहे से p हो चाहे से d हो। और क्या बोल सकते हैं, Mg2+, और क्या बोल सकते हैं, CO3+। CO क्या है, कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर लुईस बेसिस की बात करें तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, तो वी हैव NH3, वी हैव H2O, वी हैव NH2, दिस इज इथाइल डायमीन, ठीक है, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, दिस इज इथाइलिन डायमीन। ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपने पढ़ा होगा। ये भी क्या होते हैं, लुईस बेसिस होते हैं। और क्या बोल सकते हैं, OH- भी क्या होगा, एक लुईस बेस ही होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लुईस एसिड्स एंड लुईस बेस डेफिनेशन। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके, और लुईस बेस क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। अब एक बार देख लेते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, जैसे हम मान लेते हैं BF3 और हमारे पास है NH3, ठीक है। अब NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और B के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स को p ऑर्बिटल में दे देगा। तो इसने डोनेशन किया BF3 को, तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे ऐसे, BF3
और NH3, तो NH3 ने डोनेट किया तो ऐसे बनाएंगे साइन, ठीक है, एरो ऐसे बनाएंगे कि इसने अब इसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें इसके इलेक्ट्रॉन्स में से। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस लुईस एसिड एंड लुईस बेस। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो भी सही होगा, BF3 और NH3, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ऐसे भी आप डोनेट कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, NH3 एंड BF3। और नेक्स्ट हमको पढ़ना है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है, तो ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही होता है, ओनली एप्लीकेबल ये टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मैंने क्या बोला कि ये बताता क्या है, तो ये बताता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिलेशन है डाइल्यूशन से। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा या ज्यादा होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशन है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा एंड डाइल्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो देखो अगर हमारे पास कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, मान लेते हैं हमारे पास HA, हमें मान लेते हैं हमारे पास एक स्पीशीज है HA जो H+ देगा। HA को हमने H2 में डाल दो, क्या बनेगा, ये एसिड है हमारा, ठीक है, हमने एसिड मान लिया कोई भी। HA में H2 डालेंगे तो क्या बनेगा, H3O प्लस A माइनस। पहले तो ये समझते हैं कि H3O प्लस कैसे बना, तो H3O प्लस कैसे बना, जब H+ जो है और H2O, जो H2O है उसने H+ ले लिया तो ये क्या बन गया, H3O प्लस, ठीक है। अब ये H3O प्लस देखो, जो H+ है वो किससे सराउंडेड है, H2O के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड प्रोटोन। यहां पे क्या है, ये जो प्रोटोन है H+ क्या है, प्रोटोन है, H+ प्रोटोन किससे हाइड्रेटेड है, किससे सराउंडेड है, वाटर से, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड प्रोटोन, या क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। EM जो लगता है ना, EM जो सफिक्स लगता है वो किसके लिए लगता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के लिए। तो हाइड्रोनियम आयन वहां से आया, और हाइड्रेटेड प्रोटोन कैसे नाम पड़ा इसका, क्योंकि इसमें क्या है, H+ जो है वो सराउंडेड है वाटर से, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड प्रोटोन, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी। अब देखो H+ दिया H3O+ ने, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि पहले C था, H2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो H2 क्या लिक्विड है, तो लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट लेते हैं तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, C था, और स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो 0 थे, ये एट T = 0 है, ये एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी रिएक्शन तो क्या हो रहा है कि ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा मतलब कितना डिसोसिएट होगा, C में से कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा डिसोसिएट होगा, मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन है उतना टाइम्स डिसोसिएट होगा। अल्फा क्या है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट होगा, जितना टाइम डिसोसिएट होगा जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या C में से कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा डिसोसिएट होगा। C अल्फा डिसोसिएट होगा तो कितना बनेगा, C अल्फा ही बनेगा, और यहां पे भी C अल्फा ही बनेगा ये। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा C अल्फा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। अब क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा C² अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, क्या हो जाएगा, C कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल हो जाएगा, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसके बाद अच्छी तरह देखना, मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि ओनली लेस डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं। मतलब अगर डिसोसिएट कम हो रहे, लेस डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन अगर लेस हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा होगी उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, अल्फा बहुत छोटा होगा। अल्फा छोटा होगा तो 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा में अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 1 से तो बहुत छोटा होगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड, अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड। उसके वजह से तो यहां पे 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा के इक्विलिब्रियम
अपॉन सी, यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है चीज़, हमारा क्या फॉर्मूला आया अल्फा का, अल्फा इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम अपॉन सी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि के इक्विलिब्रियम तो हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, तो अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज इन्वर्सली, ये इन्वर्सली का प्रोपोर्शन है, ये अल्फा है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। मतलब कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो अल्फा ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा ज्यादा होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो, और कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, डाइल्यूशन ज्यादा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा ज्यादा होगा डाइल्यूशन पर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम पानी ज्यादा डालेंगे, हम डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे तो अल्फा का अमाउंट जो है वो बढ़ेगा, मतलब उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी वीक एसिड है, कोई भी वीक एसिड अगर हमको उसको ज़्यादा डिसोसिएट करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसको ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, तो वो क्या होगा, उसका अल्फा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपको इस लॉ से यही पता लगा कि जब डाइल्यूशन करते हैं, जब डाइल्यूट करते हैं किसी भी एसिड को या बेस को, तो हम क्या होता है, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक। अब हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। तो हम दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। नाउ वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हम एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH। ये जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, आयंस बनेंगे। ये अभी एक्वस स्टेट में है और एक्वस में ही इसके आयंस होंगे, CH3CO माइनस एक्वस प्लस H+, यही होगा। अब हमको पता है वीक एसिड है तो डिसोसिएशन बहुत कम होगा, तो पहले कंसंट्रेशन C मान लेते हैं हम, इसकी 0 और इसकी 0। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा। अभी बताया मैंने C अल्फा क्यों लिखा है हमने, मतलब उतने टाइम्स डिसोसिएट होगा जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स डिसोसिएशन होगा। तो यहां पे C अल्फा बनेगा ये और C अल्फा बनेगा। तो इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। सेम हमने जो पहले किया था वो C से C काट देंगे। अब देखो यहाँ पे एसिड है, क्योंकि एसिड है तो हम लिखेंगे Ka। ठीक है, दिस A रिप्रेजेंट्स वीक एसिड और एसिड, तो ये क्या बन जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ क्योंकि वीक एसिड है, एसिड वीक है, तो एसिड वीक है तो जो अल्फा है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है 1 से, तो K हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और अल्फा हो जाएगा Ka अपॉन C। ठीक है, तो यहां से आपका Ka का फॉर्मूला निकल गया और अल्फा का फॉर्मूला निकल गया। यहां से आपका Ka का फॉर्मूला निकल गया और अल्फा का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब K होता क्या है, K इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। K क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताता है। ठीक है, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी एसिड की, मतलब उतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा, उतना जल्दी डिसोसिएट H+ देगा, उतना जल्दी डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बता रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, बट अगर आप लिटरेचर में देखोगे ना, बुक्स में देखोगे, बट अगर आप लिटरेचर में देखोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को हम एक्सप्रेस करते हैं pKa की टर्म्स में। अब pKa क्या है, तो pKa क्या है, pKa है pK इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। जैसे pH होता है ना, pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+, तो pKa क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, यही होता है pKa। तो जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना एसिडिटी, वो एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ pK। तो लिख लो यहां पर नोट डाल के, एसिडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ pK, इन टर्म्स ऑफ pK। ठीक है, जब भी आप बुक खोलोगे ना, आपको बुक में pK की वैल्यूज दे रखी होगी, K की वैल्यूज नहीं दे रखी होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि एसिडिटी को एक्सप्रेस करते हैं pK की टर्म्स में, ना कि Ka की टर्म्स में। pK क्या है, माइनस लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, तो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ
pKa, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, उसको बंद कर देते हैं बॉक्स में, ठीक है। तो ये था हमारा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही टूटेगा और हमारी जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा का आपका इससे निकलेगा, अल्फा का आपका इस फॉर्मूले से निकलेगा। सिमिलरली हम डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस पढ़ते हैं। अब वीक बेस कुछ भी हो सकता है, NH4OH ले लेते हैं, ठीक है, NH4OH, उसको डाल दिया वाटर में, इसलिए लिख दिया एक्वस। जैसे ही टूटेगा, ये क्या है, वीक बेस है, जैसे ही टूटेगा तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा, प्लस OH माइनस बनाएगा, दोनों केस में एक्वस फॉर्म भी है। सिमिलरली जैसे हमने इसमें किया था, क्या हो जाएगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, C में से C अल्फा निकलेगा, C अल्फा बनेगा और C अल्फा ही बनेगा, ठीक है। जितनी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही तो डिसोसिएट होगा और उतना ही तो बनेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं KB, ठीक है, दिस B इज नथिंग बट बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। वहाँ पे K था, यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, KB की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा, ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, C कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। अब वीक बेस है तो वीक बेस में क्या होगा, डिसोसिएशन बहुत कम होगा, तो अल्फा क्या होगा, बहुत कम होगा, तो अल्फा नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। अल्फा नेग्लेक्ट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो हमारा KB क्या हो जाएगा, KB विल बी इक्वल टू व्हाट, C अल्फा स्क्वायर, ओके। सो दैट्स हाउ, अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दे रखी है और C की वैल्यू दे रखी है तो आप KB इजीली निकाल सकते हो। अगर KB की वैल्यू दे रखी है तो आप अल्फा इजीली निकाल सकते हो फ्रॉम दिस फॉर्मूला KB अपॉन C अंडर रूट और ये अल्फा। तो ये आपका दो फॉर्मूले बन गए इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, ठीक है। अब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या करता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बताता है, इट डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, ठीक है। ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, कि बेस कितना स्ट्रांग है या बेस कितना वीक है। अगर ज्यादा वैल्यू होगी, हाई वैल्यू होगी, तो बेस क्या होगा, स्ट्रांग हुआ। अब देखो स्ट्रेंथ जो है, सिमिलरली जैसे हमने पीके करा था, यहां पे क्या होता है पीकेबी। पीकेबी क्या बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, पीकेबी की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होती है स्ट्रेंथ। तो नोट डाल के लिख लो, स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड और बेसिसिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीकेबी, इन टर्म्स ऑफ पीकेबी, ठीक है। पीकेबी की टर्म्स में एक्सप्रेस होती है क्या, बेसिसिटी। अब पीकेबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं पीकेबी का फॉर्मूला, पीकेबी इक्वल्स टू, जैसे वहां पे माइनस लॉग ऑफ के हुआ था पीके का, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के बी। सो आपको इतना ही पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। जस्ट आपको देखना है कि एसिड जो है वीक होना चाहिए, अगर वीक नहीं होता तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, अगर एसिड हमारा वीक नहीं है तो हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अल्फा को नेग्लेक्ट हम जब भी कर सकते हैं जब एसिड हमारा वीक हो या बेस हमारा वीक हो। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है आयोनाइजेशन या बोल सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है। देखो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों सेम ही वर्ड्स है, ठीक है। आयोनाइजेशन मतलब आयंस में कन्वर्ट होना, डिसोसिएशन मतलब भी सेम होता है कि टूटना, डिसोसिएट होना, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो इंटरचेंजेबली, ठीक है। और वाटर क्या है, देखो वाटर जो हमारा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर हमारा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पूरा 100% तो डिकम्पोज होगा नहीं, डिसोसिएट होगा नहीं, ठीक है। अब आपको वाटर के बारे में एक बात पता होगी कि वाटर जो होता है वो एज अ बेस भी काम करता है और एज अ एसिड भी काम करता है, ठीक है। लिख लो, ये एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस, बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो अब रिएक्शन देख लेते हैं। देखो H2 है हमारे पास, H2O लिक्विड, और उसमें H2O है हमारे पास, क्योंकि वो क्या करेगा, एज अ बेस भी काम करेगा। अब ये इसको मान लेते हैं कि ये एसिड की तरह काम कर रहा है और ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, H+ देगा, तो ये बन जाएगा OH माइनस, और ये एसिड बेस जो है वो H+ ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा H3O+। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो मतलब ये क्या बन गया, हमारे एसिड से ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट बेस, और हमारा बेस से क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब हम रिएक्शन लिख लेते हैं।
तो के इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा क्या, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, वहां पे देखो H2O 2 है तो हम मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ H2O का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब H2 को इधर ले लो क्योंकि H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो जब दो कांस्टेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा, अभी देखते हैं वो, K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय H2O होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमारे पास, OH माइनस, देखो H3O प्लस लिखो या H प्लस लिखो, मैंने आपको बताया था कि H3O प्लस और H प्लस एक ही बात है, क्या है, दोनों एक ही बात है। H3O प्लस मतलब जो H प्लस है वो सराउंडेड है वाटर मॉलिक्यूल से, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड प्रोटोन, तो ये भी प्रोटोन ही है और ये भी प्रोटोन ही है, ठीक है। तो H3O प्लस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस, ठीक है। मैंने क्या करा, H3O प्लस की जगह क्या लिख दिया, H प्लस। अब देखो ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड KW। KW क्या हो जाएगा, OH माइनस एंड H प्लस, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला, ये क्या होता है, देखो ये प्रोडक्ट है ना, किसका प्रोडक्ट है, आयंस का प्रोडक्ट है। आयंस क्या हमारे, OH माइनस और H प्लस, तो OH माइनस और H प्लस का प्रोडक्ट है, और किसका प्रोडक्ट है, आयंस का, तो इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये आयंस है और इनका प्रोडक्ट कर दिया है, तो इसलिए इसको बोला है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आप क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, हमने क्या निकाल दिया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल दिया। आगे समझ में, हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये इक्वेशन आ गई हमारी, अब इसी इक्वेशन को हम चेंज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग, ठीक है। लिख लो यहां पर, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड्स लिख सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस लॉग ऑफ KW इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस, देखो जब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस लॉग ऑफ H प्लस। क्यों, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब दो फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो जब लॉग लगाते हैं हम तो क्या बन जाते हैं, वो एडिशन बन जाते हैं, और यहाँ माइनस लेने इसलिए यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। अब देखो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या है, POH, तो ये बन जाएगा हमारा POH, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस तो आपको पता ही है PH। देखो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, इस क्लास के बाद आप वीडियो देखना वो वाली, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि कैसे लॉग को सॉल्व करते हैं और क्या क्या लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिया आपको कि अगर दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो क्या होता है, अगर लॉग ऑपरेट करते हैं उस पर तो क्या हो जाता है, वो फंक्शंस जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉग ए बी हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे थे, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस हमारा POH हो गया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस हमारा PH हो गया, ठीक है। और माइनस लॉग ऑफ KW क्या हो जाएगा हमारा, PKW। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, PKW इक्वल्स टू POH प्लस PH। अब देखो हमारा क्या है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर में जितने H प्लस होंगे उतना ही OH माइनस आयंस होंगे, समझ आ रहा है। बट वाटर प्योर है, प्योर वाटर है तो उसमें H प्लस के आयंस भी उतने ही, जितने H प्लस के आयंस होंगे उतने ही OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। अगर प्योर वाटर है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉर प्योर वाटर H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस, हमारे पास क्या है, प्योर वाटर ही है, ठीक है। एक बात और बता रहा हूं मैं कि KW की वैल्यू क्या होती है एट रूम टेम्परेचर। KW क्या होता है एट रूम टेम्परेचर, KW इक्वल्स टू 10⁻⁻14 किस पर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एट RT मतलब रूम टेम्परेचर, तो मतलब हमको क्या पता लगा कि जो KW है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो KW क्या है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑलवेज रिमेंबर, एक नोट डाल के लिखो, KW is dependent on temperature। KW क्या है, डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। अगर जैसे आपने टेम्परेचर चेंज करा तो KW की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एट रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, 10⁻⁻14 लेते हैं। अगर KW 10⁻⁻14 है, ठीक है, तो OH माइनस और H प्लस क्या है, दोनों इक्वल है। देखो यहां से मैंने क्या बोला, प्योर वाटर के लिए H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, और KW क्या है हमारा 10⁻⁻14 है। तो अगर हम इक्वेशन में रखें, इस इक्वेशन में रखें ये फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा 10⁻⁻14 इक्वल्स टू H प्लस एंड OH माइनस,
अब क्या है, ये दोनों इक्वल है तो 10⁻⁷ इसकी होगी और 10⁻⁷ इसकी होगी। मतलब हमारे पास क्या आ गया कि H प्लस इक्वल्स टू 10⁻⁷ एंड OH माइनस इक्वल्स टू 10⁻⁷। ये कब है, जब रूम टेम्परेचर है। ठीक है, आगे समझ में कि कैसे आया, बिकॉज KW इज इक्वल टू 10⁻14 एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या आ गया, H प्लस इक्वल टू 10⁻⁷ एंड OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁷। अब देखो इधर, तो H प्लस 10⁻⁷ है, ठीक है। अगर H प्लस 10⁻⁷ है तो pH कितना हो जाएगा, 7, और POH कितना हो जाएगा, 7। आ रहा है समझ में, क्या बोला मैंने कि H प्लस 10⁻⁷ है तो pH कितना हो जाएगा, 7। अगर OH माइनस 10⁻⁷ है तो POH कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो, तो PKW हो जाएगा, POH है 7 और pH है 7, तो PKW हो जाएगा 14। 7 + 7 कितना होता है, PKW हो जाएगा 14। तो PKW हो जाएगा आपका 14। ओके, सो एट रूम टेम्परेचर PKW भी 14 हो जाएगा। तो PKW और KW की जो एक वैल्यूज होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। PKW इज 14 एंड KW इज 10⁻⁴। ओके, आपको समझ आ गया। तो ये प्योर वाटर का था, ठीक है, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर के बारे में इतना ही था, हमको इतना पढ़ना था। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको, तो ये जो इसकी एप्लीकेशन का है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपको क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, अगर मैं बताया तो आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में H प्लस दे रखा है 10⁻⁻3, ठीक है, तो आप OH माइनस कैसे निकाल, और उसके बाद वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि POH निकाल दो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि POH निकाल दो। तो हमको पता है कि H प्लस अगर दे रखी है तो हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। हाउ, बाय दिस फॉर्मूला, क्योंकि H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 10⁻⁴। तो यहां से इससे हम निकाल सकते हैं OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमको पता है कि H प्लस और OH माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो कितना होता है, 10⁻⁴। ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमेशा कांस्टेंट होगा इनका मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आपको H प्लस की वैल्यू पता है तो आप OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। एक बार OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी तो आप POH निकाल लोगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस आयोनाइजेशन डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन द क्वेश्चंस। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। अब देखो Ka और Kb क्या बता रहे हैं। देखो मैंने बताया था कि Ka जो होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को बताता है, और Kb क्या होता है, एसिड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताता है। ठीक है, अब देखो जो हमको एसिड और बेस लेने हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एसिड होगा और हमारे पास बेस होगा। अब जो एसिड और बेस होंगे वो क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, जो Ka और Kb का रिलेशन आप निकालते हो वो किसके लिए निकालते हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए निकालते हो। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए निकालते हो। ठीक है, अगर वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स नहीं होंगे तो यू कांट फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो हम क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं NH3 और एक ले लेते हैं NH4+, है ना, क्योंकि ये बेस है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, NH4+। सही है, तो ये क्या बन गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गए। तो देखो इनके लिए रिलेशनशिप निकालने के लिए हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो पहले लिखते हैं रिएक्शन ऑफ NH4+। तो NH4+ को मैंने क्या करा, वाटर में डाल दिया। वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, देखो ये एसिड है, क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड है NH3 का। तो NH4+ क्या होगा, टूटेगा, H+ देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा, यही बनेगा। तो अगर हमको इक्वेशन लिखनी है Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka क्या हो जाएगा, NH3 H3O+ एंड क्या हो जाएगा, देखो H2 की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो H2 को नहीं लिखेंगे, क्या बन जाएगा, NH4+। सिमिलरली हम NH3 के लिए लिखेंगे, NH3 के लिए भी लिखेंगे, तो NH3 के लिए लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, NH3 प्लस H2O, और ये क्या बन जाएगा, NH3 क्या है, बेस है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हमारे पास
NH4 प्लस, ठीक है। NH3 प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस प्लस क्या मिल जाएगा हमारे पास, OH माइनस। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बेस है तो यहाँ पे लिखेंगे KB लिखेंगे हम, तो KB क्या हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस और हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हुई और ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हुई और ये हमारी सेकंड रिएक्शन हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे। जब रिएक्शंस ऐड करते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड रिएक्शन का राइट हैंड साइड वाला कैंसिल हो जाता है। तो देखो ये NH4 कैंसिल हो जाएंगे, ये NH3 कैंसिल हो जाएंगे, ये H2O ऐड हो जाएंगे और ये H3O प्लस बन जाएगा। तो हम जब रिएक्शन को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 2H2O लिक्विड गिव्स H3O प्लस OH माइनस। इसके लिए तो इस रिएक्शन की तो अभी हमने लिखी इक्वेशन, ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ही तो बनेगा। इसके लिए क्या बन जाएगा, KW इक्वल्स टू H प्लस एंड OH माइनस, ये बनेगा, ठीक है। जब हमने रिएक्शंस को ऐड किया तो आपको पता होगा जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मतलब हमारा जो KW होगा, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KB, और इसके लिए क्या है, KA। तो K मल्टीप्लाइड बाय KB हमारा क्या हो जाएगा, KW, K मल्टीप्लाइड बाय KB। तो दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर, KW बाय KB, ठीक है। ये हमारी फोर्थ फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कब आएगा काम, जब आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दे रखे होंगे क्वेश्चन में। उसके बाद अगर आपको Ka की वैल्यू दे रखी है तो आप KB की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। हाउ, बिकॉज हमको पता है कि KW क्या होता है, KW कांस्टेंट होता है, दैट इज 10⁻14। KW क्या होता है, 10⁻14। तो आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से। अगर आपको Ka की वैल्यू दे रखी है तो KB की आप वैल्यू निकाल सकते हो। वाई, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ KW दैट इज 10⁻14। अब इसी को आगे फर्दर हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, KW इक्वल्स टू KA मल्टीप्लाइड बाय KB, ये हमको पता लग गया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, नेगेटिव लॉग ले रहा हूँ दोनों साइड्स। नेगेटिव लॉग ऑफ KW, ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ KA, ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ KB। अब माइनस लॉग ऑफ KW क्या हो जाएगा, PKW, ये हो जाएगा PKA और ये हो जाएगा PKB। PKW कितना होता है, 14, क्योंकि -10⁻14 का लॉग लोगे, अगर नेगेटिव लॉग लोगे तो क्या बनेगा, 14 बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इक्वल्स टू PKA प्लस PKB। सो PKA प्लस PKB इज ऑल्सो इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो अगर आपको PKA की वैल्यू रखी है तो PKB की निकालनी है तो क्या बन जाएगा, 14 माइनस PKB बन जाएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो pH प्लस POH होता है वो भी हमारा 14 के इक्वली होता है। सो बाय दिस यू कैन इजीली फाइंड द PKA वैल्यू, PKB वैल्यू, Ka वैल्यू एंड KB वैल्यू, जो भी आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए दे रखी होती है। सो जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स, दैट KW इक्वल्स टू 10⁻14 एंड PKW इक्वल्स टू 14। ओके, दो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कब है, ये जब रूम टेम्परेचर है, ठीक है। जब तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया या कम नहीं करा है तो एट रूम टेम्परेचर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस एंड डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स, ठीक है। तो हमको पढ़ना है डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस। अब देखो ये पॉली बेसिक एसिड क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो एसिड, इसके बारे में तो हमको यहाँ पता है कि एसिड्स क्या होते हैं जो H+ देते हैं और बेसिस क्या होते हैं जो OH- देते हैं, ये तो पता है। अभी पॉली बेसिक क्यों लिखा है, पॉली बेसिक इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा, मोर देन, देखो डाई और पॉली, मोर देन 1 आयोनाइजेबल प्रोटोन होगा, 1 आयोनाइजेबल प्रोटोन। अब जब 1 आयोनाइजेबल प्रोटोन होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक से ज्यादा OH- चाहिए, इसलिए बोला कि पॉली बेसिक। बेसिक मतलब
उसकी बेसिसिटी को बताएगा वो कि कितने OH माइनस आयंस चाहिए उस H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो OH माइनस आयंस चाहिए मतलब वो कितना बेसिक है, मतलब हो गया पॉली बेसिक एसिड या डाई बेसिक एसिड या पॉली बेसिक एसिड। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है HCl, देखो HCl कितना दे रहा है, 1H प्लस दे रहा है। तो ये हमारा डाई बेसिक एसिड नहीं है, ये हमारा मोनो बेसिक एसिड है। क्या है ये हमारा मोनो बेसिक एसिड। अगर हमारे पास H2SO4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे 2H प्लस दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड। अगर हमारे पास H3PO4 है तो ये हमारे 3H प्लस देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड। तो अगर आपको कोई पूछे कि इनकी बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी मतलब कि कितने H प्लस दे रहे हैं, बेसिसिटी मतलब ऐसा नहीं कि बेसिक कितने हैं, बेसिसिटी मतलब कि कितने H प्लस दे रहे हैं। बेसिसिटी मतलब क्या होता है, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं बेसिसिटी, नंबर ऑफ H प्लस कितने हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ H प्लस हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, HCl के लिए बेसिसिटी 1 हो जाएगी, H2SO4 के लिए 2 हो जाएगी और H3PO4 के लिए 3 हो जाएगी हमारी बेसिसिटी। आ रहा है समझ में। सिमिलरली अगर डाई और पॉली एसिडिक बेसिस की बात करें तो देखो बेसिक तो हमको पता है कि जो OH माइनस देते हैं, पॉली एसिडिक क्यों लिखा है, जिससे कि पता लग सके कि कितने H प्लस रिक्वायर्ड है उन OH माइनस आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसलिए लिखा है पॉली एसिडिक। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर होंगे मोर देन 1 OH माइनस आयंस, ठीक है, एक से ज्यादा OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होंगे। जैसे हमारे पास NaOH है या KOH है, तो यहां पे कितने हो रहे हैं, सिर्फ एक OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या होगा, मोनो एसिडिक। ये क्या होगा, मोनो एसिडिक। क्या बोलेंगे इनको, मोनो एसिडिक बेसिस। आ रहा है समझ में। बट अगर हमारे पास है BaOH होल ट्वाइस, Ba बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या हमारे पास है Sr स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, या हमारे पास है MgOH होल ट्वाइस, तो इस केस में क्या होगा, इनको बोलेंगे डाई एसिडिक बेसिस। क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक। क्या बोलेंगे इनको, डाई एसिडिक बेसिस। और अगर हमारे पास 2 से भी ज्यादा है, किसी बात कर सकते हैं AlOH होल थ्राइस, तो यहां पे हो जाएगा ये ट्राई एसिडिक बेस। क्या बोलेंगे इसको, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। तो इसके लिए बेसिसिटी, इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे हम, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। तो इनके लिए कितनी होगी, इसके लिए होगी 1, ठीक है, इसके लिए हो जाएगी हमारी 2 और इसके लिए हमारी हो जाएगी 3। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द बेसिसिटी एंड एसिडिटी। आपको समझ आया ना कि बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस और एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखा है डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स और इसको लिखा है डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस, ठीक है। अब एक चीज और पढ़नी है हमको, इसमें क्या पढ़ना है, देखो अब कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं हम, H2SO4 वाली रिएक्शन ले लेते हैं कि H2SO4 क्या है, 2H प्लस है, मतलब डाई बेसिक एसिड है। H2SO4 क्या करेगा, जब इसको वाटर में डालेंगे तो पहले एक H प्लस देगा ना, तो एक H प्लस दिया और क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, HSO4 माइनस। तो इसके लिए हम लिखेंगे Ka, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Ka1। देखो पहला H प्लस दिया है ना, तो इसलिए लिखा हमने Ka1। तो Ka1 क्या हो जाएगा हमारा, Ka1 हो जाएगा हमारा HSO4 माइनस H प्लस और H2SO4, ये हो जाएगा। अगर हमने देखा अब इस रिएक्शन के बाद HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस को वापस हमने पानी में डाला हुआ ही है वो पानी में, तो दूसरा बार H प्लस देगा। HSO4 क्या है, अभी भी पानी में ही है ना, HSO4 अभी वाटर में ही है, वाटर में क्या होगा, वापस दूसरा जो एक और H प्लस है वो देगा, वो डिकम्पोज होगा या डिसोसिएट होगा। तो HSO4 माइनस क्या देगा, एक और H प्लस देगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO4 2 माइनस। तो इस रिएक्शन के हम लिखेंगे Ka2 मतलब सेकेंड प्रोटॉन भी निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा SO4 2 माइनस H प्लस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस। अब ये जो Ka1 है वो क्या दिखा रहा है, Ka1 और Ka2 क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दिखा रहा है। Ka1 क्या है, फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2SO4
और Ka2 क्या है, सेकंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और H2SO4। अब K1 और K2 में से कौन ज़्यादा होगा, K1 ज़्यादा होगा या K2 ज़्यादा होगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे। देखो यहाँ पे जो H+ है वो निकल रहा है न्यूट्रल स्पीशीज में से। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो H+ है वो न्यूट्रल स्पीशीज से निकल रहा है, बट जो यहाँ पे H+ है वो किससे निकल रहा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से निकल रहा है। आ रहा है समझ में। अब देखो जब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगी। आ रहा है समझ में। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो प्रोटॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी तो उसको निकालना, जो प्रोटॉन को निकालना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से जो K2 होता है वो कम होता है K1 से। K1 में जो है प्रोटॉन इजीली निकल जाएगा, बट K2 में प्रोटॉन इजीली नहीं निकलेगा। क्यों? बिकॉज K2 में हम जो प्रोटॉन है वो निकाल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से, जो कि क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा, जब नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ईजिली प्रोटॉन नहीं निकलेगा, बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ईजिली प्रोटॉन निकल जाएगा। ड्यू टू विच हम क्या बोल सकते हैं, कि जो K1 होगा वो ज़्यादा होगा K2 से। मतलब इस जो फर्स्ट एसिड होगा वो इजीली निकल जाएगा, इसलिए K1 ज़्यादा है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ K1 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप कि K1 ज़्यादा होता है K2 से। K1 ज़्यादा होगा K2 से, एंड रीजन इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन K2। ठीक, K2 में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर हम बात करें दूसरे एसिड की, जैसे हमारा H3PO4 है। अब H3PO4 में 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 प्रोटॉन्स के हम क्या लिखेंगे, K1 लिखेंगे, K2 लिखेंगे एंड K3 लिखेंगे। तो K1 सबसे ज़्यादा होगा K2 में, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो किससे निकल रहा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से, और K3 में भी सेम नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से निकल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, K1 ज़्यादा होगा, फिर K2 ज़्यादा होगा, और फिर K3 तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, K3 तो क्या होगा, K3 तो बहुत छोटा होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन टेल द ऑर्डर ऑफ K1, K2 एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि आपका डाई बेसिक है या डाई एसिडिक है। सिमिलरली आप बेसिस के साथ भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। अब मैंने आपको बताया कि एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, कि कितना इजीली H+ निकले। ठीक है, हाउ इजीली H+ कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, जितना इजीली रिमूव्ड होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, या उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स है, तो 2 फैक्टर्स हमको पढ़ने हैं। दैट इज फर्स्ट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ और सेकंड है बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जितना ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, हमारे पास है एक मॉलिक्यूल HA। ठीक है, अगर बॉन्ड वीक होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड वीक होगा उतनी हमको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेस एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लेस एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी। और जितनी लेस एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसिड स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसिड स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जितनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, डाउन द ग्रुप हम कंपेयर करते हैं। डाउन द ग्रुप क्या हमारे पास, HF है, HCl, HBr और HI। ठीक है, अब देखो जो HF है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। F क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से पोलैरिटी यहाँ पर ही देखनी है। देखो जो डाउन द ग्रुप होगी ना, अगर हमको ग्रुप में देखना है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड पोलैरिटी में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ डोमिनेट्स। अब ग्रुप में देखोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ही डोमिनेट करेगा फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला फैक्टर डोमिनेट्स, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो HF है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्टेड एक दूसरे से, ज़्यादा टाइट है बॉन्ड, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो H+ इजीली नहीं निकलेगा। फिर HCl है, फिर HBr और HI में जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि HI में क्या हो रहा है, अगर H ऐसा है तो I जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो दिख ही रहा होगा ना, ओवरलैपिंग कितनी वीक ओवरलैपिंग है, तो इसके वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है HI में वो बहुत कम है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो H+ इजीली निकल जाएगा, क्योंकि HI का बॉन्ड जो है, अगर HI का बॉन्ड जो है वो इजीली टूट जाएगा। तो अगर हम बात करें एसिडिटी की या एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, HI सबसे ज़्यादा, HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl और फिर आएगा हमारा HF, ठीक है। HF तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए HF क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट हम देखेंगे अलोंग द पीरियड, क्या देखना है नेक्स्ट हम देखेंगे अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड हम कोई अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अलोंग द पीरियड क्या हो सकता है हमारा, CH4, NH3, H2O एंड HF। देखो अलोंग द पीरियड कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, तुम्हारा बॉन्ड पोलैरिटी का डोमिनेट करेगा, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी का डोमिनेट करेगा, बॉन्ड पोलैरिटी का फैक्टर डोमिनेट करेगा। अब देखो बॉन्ड पोलैरिटी मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलर उतना ज़्यादा जल्दी वो टूट जाएगा, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा। देखो बॉन्ड पोलैरिटी मतलब अगर ये HF की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये F- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी ना उतना ज़्यादा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, उतना जल्दी H+ हमको मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इससे हमको पता लग गया कि जब अलोंग द पीरियड होगा तो हम बॉन्ड पोलैरिटी को देखेंगे, अगर डाउन द ग्रुप होगा तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखेंगे, ठीक है। ग्रुप में हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखेंगे, पीरियड में हम बॉन्ड पोलैरिटी देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो देखो HF में सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगी, क्यों? क्योंकि F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आ रहा है समझ में? F के बाद देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद करने का कैसा होता है, फोन से याद रखना है, फोन। तो F सबसे ज़्यादा, फिर O, फिर N, तो फोन हो गया ना ये, FON फोन। F की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी, तो HF जो है जल्दी टूट जाएगा H+ F- में, फिर H2O, फिर NH3 और CH4 की सबसे कम पोलैरिटी होगी, मतलब इसमें इजीली H+ नहीं निकलेगा। तो अगर हमको ऑर्डर लिखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, HF सबसे ज़्यादा, फिर H2O, फिर NH3 और फिर CH4। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन द ऑर्डर बेस्ड ऑन कि आप पीरियड में कंपेयर कर रहे हो या आप ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो। ओके, तो ये दो हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमको देखने हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड पोलैरिटी। सो अब हमको क्या पढ़ना है, अब हम करेंगे पीएच के क्वेश्चंस, ओके, जिससे कि आपको जो अगला टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। तो देखो पीएच के क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10⁻³ मोलर H2SO4 दे रखा है, उसकी पीएच निकालनी है, ठीक है। तो देखो H2SO4 को अगर हम तोड़ेंगे, तो H2SO4 अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2H+ प्लस SO4 पीएच निकालने के लिए हमको H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। अब हमको पता है कि ये क्या है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा टूट जाएगा, तो यहाँ पे 2H+ है तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ और यहाँ पे क्या होगा 10⁻³ मोलर, यही होगा। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच होता है -log H+, यही होगा -log H+ कितना निकला हमारा, H+ निकला 2 × 10⁻³ 2
इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लेंगे इसको लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के, तो ये हो जाएगा -log2 प्लस 3log10। क्लियर? सो ये हो जाएगा -log2 कितना होगा, मतलब 3 - log2 होता है 0.30, 3 - 0.3 क्या हो जाएगा 2.7 समथिंग। सो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7। ठीक है, तो हमारी पीएच कितनी हो गई 2.7। तो देखो जब मोलर दे रखा है, तो आपको 2H+ कंसिडर करना है क्योंकि 2H+ देगा H2SO4। बट अगर बोल रखा है 10⁻³ नॉर्मल, अब देखो नॉर्मल और मोलर में क्या डिफरेंस है। मोलर में आपके मोलर पर मोल के लिए डिफाइन होता है, मतलब वो सिर्फ एक H+ के लिए डिफाइन है। ठीक है, मोलर मतलब फॉर 1H+। बट नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल में आपके इक्वलेंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, इक्वलेंट्स पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्वलेंट्स। नॉर्मैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्वलेंट्स पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इसमें दोनों जितने भी H+ आएंगे वो सारे इंक्लूड हो गए। मतलब ये किसके लिए हैं, 2H+ के लिए है यहाँ पर। ठीक है, ये किसके लिए है, 2H+ के लिए डिफाइंड है। आ रहा है समझ में, ये जो नॉर्मैलिटी दे रखी है वो दोनों H+ की मिला के हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी यहाँ पर हमारी H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ होगी। अगर हम रिएक्शन लिखें H2SO4 गिव्स H+ 2H+ प्लस SO4 2 सॉरी, तो 2H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻3। ठीक है, 2 × 10⁻3 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नॉर्मैलिटी दे रखी, मोलैरिटी नहीं दे रखी। मोलैरिटी में पर मोल होता है, नॉर्मैलिटी में तो इक्वलेंट्स देखे जाते हैं। तो ये दोनों इक्वलेंट्स के लिए डिफाइंड हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी पीएच, यहाँ पीएच हो जाएगी -log H+ -log 10⁻3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा +3, तो पीएच आ जाएगी हमारी +3। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपको पहले क्वेश्चन में देखना है कि मोलैरिटी दे रखी है, नॉर्मैलिटी दे रखी है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻8 HCl दे रखा है। ठीक है, 10⁻8 HCl, 10⁻8 HCl दे रखा है और ये एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इजीली। देखो अब यहाँ पे नॉर्मैलिटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि HCl में एक ही H+ है। ठीक है, तो इसका नॉर्मैलिटी के लिए सेम ही आएगा, मोलैरिटी के लिए सेम ही आएगा। तो हम निकाल देते हैं पीएच। पीएच होता है -log H+। ठीक है, -log, ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा इजीली। 10⁻8 दे रखा है क्योंकि H जितने HCl होगा उतना ही H+ होगा, क्योंकि पूरा HCl क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। HCl क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा ना H+ प्लस Cl- में, तो जितना 10⁻8 होगा HCl होगा उतना ही H बनेगा। तो H+ क्या होगा 10⁻8, इसको सॉल्व करेंगे तो pH 8 आएगी। बट क्या ये पॉसिबल है pH 8 एसिडिक सॉल्यूशन की? नहीं है। तो इसी के लिए इसका सही आंसर निकालने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, सो पहले हम कॉमन आयन इफेक्ट को देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ वी हैव टू स्टार्ट कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका सॉल्युबिलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, देखो कॉमन आयन मतलब एक कोई कॉमन आयन तो पक्का होगा, समझ आ रहा है ना। तो वही हम स्टार्ट करते हैं, मैं समझाता हूं आपको कि हमारे पास कोई भी वीक एसिड है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई वीक एसिड है CH3COOH। हमने क्या करा, इसको डिकम्पोज करवाया, डिसोसिएट करवाया और ये क्या बन गया CH3CO- प्लस H+, ये बनेगा। तो हम इस रिएक्शन में क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोई भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं जो कि एक कॉमन आयन प्रोड्यूस करेगा जो कि इस रिएक्शन में है, जो क्या करेगा कॉमन आयन प्रोड्यूस करेगा जो कि इस रिएक्शन में है। तो हम ले लेते हैं CH3CO- Na+। ठीक है, ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं हम इसको, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोल सकते हैं इसको हम, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बोल सकते हैं ना। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोला, क्योंकि किससे बना है ये बना है CH3। ये देखो कैसे बना है, ये बना है CH3COOH प्लस NaOH। तो CH3COOH तो वीक एसिड है, तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इसलिए मैंने बोला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जब मैंने इसको इसके अंदर ऐड किया तो क्या बन गया हमारा, ये टूटेगा तो क्या देगा,
CO माइनस प्लस Na प्लस, यही देगा, ये देगा। मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CH3CO माइनस। क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये CH3CO माइनस, जो कि पहले से हमारे बीकर में था, किसके थ्रू, एसिटिक एसिड के थ्रू। तो देखो अब मैंने क्या करा, मैंने किसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई। देखो ये रिएक्शन जो थी वो इक्विलिब्रियम पे थी, ये रिएक्शन क्या थी, इक्विलिब्रियम पे थी, ये रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम पे थी। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम। मैंने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, उसकी वजह से कॉमन आयन प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। मैंने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल के CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन सो दैट CH3CO माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से जो CH3CO के डिसोसिएशन होगा वो कम हो जाएगा। जो CH3COOH का एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, नाउ रिएक्शन will move in backward direction, backward direction। और ये हमको कौन बताता है, कौन सा लॉ बताता है हमको, कौन सा लॉ बता रहा है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अगर आपने वीडियो केमिकल इक्विलिब्रियम की पूरी वीडियो नहीं देखी है, जस्ट वॉच इट, मैंने बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया है, ठीक है, उसमें कि कैसे ये पता लगा कि हमको बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, कौन बताता है ये, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसकी वजह से रिएक्शन क्या जाएगी, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो कॉमन आयन की वजह से क्या हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH डिक्रीजेस, ऑफ CH3COOH डिक्रीजेस। तो इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ओके, इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड ड्यू टू द कॉमन आयन प्रेजेंट इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द डिक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, the degree of dissociation of weak electrolyte, the decrease of degree of dissociation of weak electrolyte by addition of a strong electrolyte, by addition of a strong electrolyte which contains the common ion, which contains the common ion, ठीक है। तो द decrease of degree of dissociation of weak electrolyte by addition of strong electrolytes which contains the common ion, उसकी वजह से क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी। आया समझ में। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन देखो, अब देखो HCl मैंने क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब उसमें H2O भी होगा। अब H2O भी तो कुछ प्रोड्यूस करेगा, H2O क्या करेगा, H2O भी तो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, H2O भी तो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है। अब तो H2O कितनी, H2O जब टूटेगा तो ये 10⁻⁷ ये होगा, अभी बताया मैंने ये, और ये भी 10⁻⁷ होगा। जब प्योर वाटर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है, ठीक है। तो मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई यहाँ से 10⁻⁷, और यहाँ से कितनी हो गई 10⁻⁸। अब आप बोलोगे कि यार ये तो हर वाटर तो हर रिएक्शन प्रेजेंट होता है, तो हम हर रिएक्शन में क्यों वाटर का नहीं लेते, क्योंकि देखो हर रिएक्शन में वाटर को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हर रिएक्शन में वाटर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁸ है, ये HCl से हैं और ये H2O से हैं, तो 10⁻⁸ जो है वो 7 के ऑलमोस्ट केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसको क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, क्योंकि 10⁻⁷ बड़ा है 10⁻⁸ से। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इस केस में 10⁻⁷ जो है वो बड़ा है 10⁻⁸ से, सो वी कांट नेग्लेक्ट, लिख देते हैं, सो वी
can't neglect the H plus concentration from H2O. The H plus concentration from H2O बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए जब भी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगी ना H प्लस की, जो H प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁷ प्लस 10⁻8। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले हमको। तो क्या बन जाएगा, ये 10⁻7 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10⁻1, यही होगा। तो अब 10⁻1 क्या हो सकता है, उसको लिखते हैं 0.1, तो ये 10⁻7 1 प्लस 0.1 हम क्या लिख देंगे 1.1 इंटू 10⁻7। तो हमारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई यहाँ से 1.1 इंटू 10⁻7 ना कि 10⁻8। ठीक है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई हमारी, ये क्या हमारी टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब निकाल सकते हैं हम pH। तो pH हो जाएगा हमारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो इसलिए सॉल्व कर लो, माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻7, ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1। तो लॉग 1.1 कितना होता है 0.05 होता है, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.95। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6.95। और जो कि क्वेश्चन किससे आया, कॉमन आयन इफेक्ट से आया। कॉमन आयन इफेक्ट क्यों, क्योंकि यहां पर भी H2O भी क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है, और HCl भी क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है। तो यहां पे क्या लगा, हमारा कॉमन आयन इफेक्ट लगा। सो H प्लस सेम है, तो ऐसे हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl इज लेसर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम H2O, तो हमको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि H2O से आ रही है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, इसका आंसर आएगा 6.95। नाउ नेक्स्ट हमको जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं पीएच ऑफ मिक्सचर्स के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि नीट के एग्जाम में पक्का से आते हैं, और क्लास 11th और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से देखिए। देखो, अब एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी pH 2 है, और एक हमारा सॉल्यूशन है जिसकी pH 3 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मिक्सचर बनेगा तो उसकी pH क्या होगी। ठीक है, तो मिक्सचर की pH निकालनी है हमको। किसके pH निकालनी है, मिक्सचर की pH हमको निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको pH से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जोड़नी पड़ेगी, फिर उसकी pH निकालनी पड़ेगी। समझ आया, नहीं है समझ आया तो देखो, पहले pH 2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। अगर pH 2 है तो इसके लिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻², यही होगी। अगर pH 3 है तो इसके लिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻3। यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे होगी, एक तो है हमारे पास 10⁻², एक है हमारे पास 10⁻3। प्लस कर देंगे, प्लस कैसे करते हैं, इनको कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 10⁻² कॉमन आएगा, तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 10⁻1। 10⁻² ये होगा 0.1। 0.1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻² मोलर। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, मतलब H प्लस की इस मिक्सचर में टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1.1 इंटू 10⁻²। अब इसकी pH निकाल लो इजीली, किस फॉर्मूले से, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इसकी क्या करेंगे हम, pH निकाल लेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस से, ये हो जाएगा माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर लेंगे, माइनस लॉग ऑफ 1.1 ये हो जाएगा प्लस 2 लॉग ऑफ 10। ये 2 हो जाएगा, लॉग 10 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, और लॉग 1.1 क्या होता है, अभी बताया था मैंने 0.05। क्या हो जाएगा 0.05, तो ये हमारा आ जाएगा 1.95। ठीक है, तो pH हमारी हो जाएगी 1.95। ठीक है, तो जो मिक्सचर की pH आएगी वो कितनी आएगी, 1.95। ये किसकी pH है, pH ऑफ मिक्सचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिक्सचर पे ही है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो इस क्वेश्चन में उनको वॉल्यूम नहीं दे रखी थी। ठीक है, बट उस क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दे रखी। देखो, पहला हमारा सॉल्यूशन है जिसमें pH 2 है और V1 वॉल्यूम जो है 1 लीटर है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी pH 4 है और वॉल्यूम कितनी है, 3 लीटर है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशन को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, और वो पूछ रहा है कि जो मिक्सचर की pH होगी वो कितनी होगी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे,
पहले pH2 से pH2 वाले की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, कितनी आएगी 10⁻²। और pH4 वाले की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे जो कितनी आएगी 10⁻⁴। अब ये मान लेते हैं H+1 और ये मान लेते हैं H+2, मतलब ये हो गई हमारी कॉन्सेंट्रेशन 1 और ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो होता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MV। MV क्या है मिक्सचर की, और M1V1 फर्स्ट सॉल्यूशन और M2V2 सेकंड सॉल्यूशन। देखो M1 क्या है यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलैरिटी कितनी है 10⁻²। V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितनी होगी 1 लीटर। M2 क्या है मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन दैट इज 10⁻⁴, ये M2 है और ये क्या है M1 है। और V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 जो कि 3 लीटर है। अब देखो ये M तो पता है हमको जो कॉन्सेंट्रेशन होगी मिक्सचर की, M क्या हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, V क्या है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट, V क्या है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तो अगर आप 1 लीटर एक सॉल्यूशन है और 3 लीटर एक सॉल्यूशन है, अब दोनों को मिक्स करो कितना बनेगा 1 + 3 तो बनेगा। वॉल्यूम क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो नया वॉल्यूम कितनी बन जाएगी V1 + V2। V1 + V2 मतलब 1 + 3 जो कि हो जाएगी 4। आ रहा है समझ में। तो हमारे पास V भी आ गया, M1V1 आ गया, M2V2 आ गया, हमको निकालना है M, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो बस आप वैल्यूज पुटअप कर देंगे। M1 की वैल्यू कितनी है 10⁻², V1 की कितनी है 1, M2 की कितनी है 10⁻⁴, और V2 की कितनी है 3। किसके इक्वल है ये M इंटू वॉल्यूम कितना है 4, तो M × 4, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये बन जाएगा 10⁻², ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴, 4 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा M, ठीक है। आप कॉमन ले लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 10⁻² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 3 × 10⁻², और अपॉन 4 में है ही, और ये M 10⁻² मतलब 0.01, तो ये हो जाएगा 0.03, और 1 + 0.03 हो जाएगा 1.03, तो ये हो जाएगा 1.03 × 10⁻² अपॉन 4 इक्वल्स टू मोलैरिटी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M इक्वल्स टू 0.25 × 10⁻², सेम ही रहेगा। 1.03 अपॉन 4 क्या होगा 0.25, और ये हो जाएगा 10⁻² मोलर। तो हमारे पास किसकी आ गई कॉन्सेंट्रेशन, मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो मिक्सचर की पीएच इजीली निकल जाएगी। वो क्या हो जाएगी, तो मिक्सचर की पीएच निकलेगी, मिक्सचर की पीएच कैसे निकलेगी -log ऑफ H प्लस कितना है मिक्सचर कितना है 0.25 × 10⁻² -log ऑफ 0.25 × 10⁻⁻²। सॉल्व हो जाएगा ये log 0.25, ये हो जाएगा 2 - log ऑफ 0.25, तो ये आ जाएगा 2 log 0.25 हो जाएगा 2.58, ठीक है। सो हमारी पीएच कितनी आ गई 2.58, पीएच आ गई हमारी 2.58, ओके। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। M1V1 + M2V2 इक्वल्स टू MV। जब भी मिक्सचर्स आए और आपको पीएच निकालनी पड़े तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और आप ऐसे भी अगर वॉल्यूम नहीं दे रखी हो तो आपको ऐसे करना है, अगर वॉल्यूम दे रखी हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होगी वो क्या होगी V1 + V2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में आते ही आते हैं, तो आपको पक्का से प्रैक्टिस करके रखनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताइए ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर और एसिडिक बफर दोनों हम कवर करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट हमको देखना है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन होता क्या है, तो डेफिनेशन से बताता हूँ आपको एक बार, फिर हम समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है, द सॉल्यूशन which resist the change in pH by addition of small amount of acid or base। मतलब वो सॉल्यूशन जो कि pH चेंज ना करने दे। रेसिस्ट मतलब मना, मतलब रेसिस्ट मतलब नहीं होने देंगे हम। रेसिस्ट मतलब क्या होता है कि हम नहीं होने देंगे। तो वो सॉल्यूशन जो pH चेंज नहीं होने देते, जब उनमें हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालते हैं ना, तो उसमें उससे pH चेंज नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है तो वो हमको देखना है। तो देखो
पहला हमको पढ़ना है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, जो हम एसिड और बेस डाल रहे हैं ना यहां पर, वो क्या होता है, वीक एसिड और वीक बेस होता है। उसकी वजह से क्या होगा, वो डिसोसिएट ही नहीं होती ज्यादा, तो पीएच चेंज होती ही नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो एसिडिक बफर कैसे बनता है, एसिडिक बफर जब बनता है जब हम या तो एक एसिड लेते हैं और उसका एक सॉल्ट लेते हैं, उसी का सॉल्ट, उस एसिड का ही सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है एसिडिक बफर, इक्विमोलर सॉल्यूशन, इक्विमोलर मतलब उनकी मोलारिटी दोनों की सेम होगी। ठीक है, इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, देखो एसिडिक बफर पढ़ रहे हैं इसलिए एसिड का ले रहे हैं, अगर बेसिक बफर होगा तो बेस डालेंगे। ठीक है, ऑफ एसिड एंड इट्स सॉल्ट। अब सॉल्ट किससे बना होगा, देखो अब एग्जांपल लेते हैं। तो एसिड कौन सा है, वीक एसिड क्या है, CH3COOH, और हमारा इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं CH3COONA। मैंने क्या बोला, एसिड एंड इट्स सॉल्ट। अब सॉल्ट बना किससे हुआ है, अब देखो ये CH3CONA क्या है, सॉल्ट ही है। अभी सॉल्ट बना कैसे है, मैंने आपको पहले बताया था सॉल्ट कैसे बना, ये बना है CH3COOH से प्लस NaOH से। मतलब ये क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। आ रहा है समझ में, किसका सॉल्ट है ये, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, क्योंकि एसिड तो वीक है, कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्ग कौन है, NaOH। तो हम क्या बोलेंगे, द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूरा बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है, पूरा बोलना है, क्योंकि ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि एसिडिक बफर कैसे बनता है, या एसिडिक बफर का एग्जांपल बताओ। तो आपको क्या देखना है उसमें, आपको देखना है कि एक तो एसिड होना चाहिए और एक सॉल्ट होना चाहिए। जो कौन सॉल्ट होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, ना कि वीक बेस से। जो किससे बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। मतलब क्या होना चाहिए, CH3COONA होगा, Na कहां से आया, NaOH से आया। समझ आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। आया समझ में, डेफिनेशन क्या है। तो अब देखो, अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम इसका। तो हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर CH3COH डाल रहे हैं। अब CH3COH हमने डाल तो दिया, तो CH3COH हम डालेंगे सॉल्यूशन में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो, CH3CO माइनस प्लस H प्लस प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए क्या लिखते हैं हम, इसके लिए लिखते हैं हम Ka लिखते हैं। Ka क्या हो जाएगा हमारे इस रिएक्शन के लिए, CH3CO माइनस H प्लस और CH3COOH। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं इस रिएक्शन को। मैनिपुलेट मतलब जिससे कि हमारा फॉर्मूला आ जाए, डिराइव कर रहे हैं हम, सिर्फ समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या कर देते हैं, KaCH3COOH अपॉन CH3COO माइनस, और इधर लिख देंगे H प्लस। क्या करा हमने, CH3COH को मैं ऊपर ले गया और CH3CO माइनस को मैं नीचे ले गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नेगेटिव लॉगरिथम लूंगा दोनों तरफ। क्या करूंगा मैं, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम बोथ साइड्स, नेगेटिव लॉग बोथ साइड्स। तो नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। अब जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो क्या है, ये इसको सॉल्व करना आता है, लॉग m अपॉन n क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Ka और CH3COH और CH3CO माइनस को अलग लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस। ये बन जाएगा CH3CO माइनस और CH3COH। अब मैं क्या कर रहा हूं, और ये क्या है यहां पर, माइनस लॉग ऑफ H प्लस है, यही है। अब देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है PH। तो मैं इधर लिख देता हूं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, PH। तो हमारा आ गया PH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka क्या होता है, PKA। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को यहाँ पे प्लस चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इसको रिवर्स कर देता हूं, ये प्लस बन जाएगा। जब लॉग को क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा तो प्लस बन जाएगा ही। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस लॉग ऑफ CH3CO माइनस ऊपर आ जाएगा, लॉग ऑफ CH3CO माइनस अपॉन CH3COOH। ठीक है, अब ये क्या है, CH3CO माइनस क्या है,
ये तो कॉन्जुगेट बेस है, और CH3COH क्या है, एसिड है। ये बताया था ना स्टार्टिंग में मैंने, ये एसिड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो मैं क्या लिख सकता हूं वापस, pKa प्लस लॉग ऑफ, ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट बेस और ये हो जाएगा हमारा एसिड। एक तरीका तो ये है इस फॉर्मूले को लिखने का। अब देखो जो ये CH3CO माइनस है वो कहां से आया है, एक तो एसिड से आया हमारा, और एक हमारा ये भी तो दे रहा है ना। अगर मैं इसको तोड़ूंगा CH3CONA को, अगर मैं CH3CONA को तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो जो ये CH3CO माइनस है हमको दो जगह से मिल रहा है, एक तो हमारा सॉल्ट एसिड से मिल रहा है, और एक हमारा सॉल्ट भी तो है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट में भी तो CH3CO माइनस है ना। जब हम इसको तोड़ेंगे सॉल्ट को, CH3CONA को जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। तो हमारे को ये भी तो मिल रहा है, मतलब ये कहां से आ रहा है, मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ड्यू टू, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये हमारा किससे आया है, ये हमारा आया है सॉल्ट से, और ये हमारा किससे आया है, ये हमारा एसिड से आया है। ये तो एसिड ही है हमारा, एसिड से आया क्या है, ये तो हमारा एसिड है और ये हमारा सॉल्ट से आया है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो सॉल्ट की इक्वल होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि सॉल्ट पूरा टूट रहा है CH3CO माइनस में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कहां से आया, अब सॉल्ट को लिखा मैंने क्योंकि CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट सॉल्ट के इक्वल ही है, तो ये मैंने लिख दिया सॉल्ट अपॉन CH3COH क्या है, एसिड है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया pH इक्वल्स टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। हेंडरसन हैसेलबैच, हैसेलबैक होता है वैसे, BACH, ठीक है, हैसेलबैक इक्वेशन, ठीक है। ये किसके लिए है, ये एसिडिक बफर के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने CH3CO माइनस की जगह सॉल्ट कैसे लिखा, क्योंकि CH3CO माइनस कहां से आ रहा है, सॉल्ट से आ रहा है, और सॉल्ट क्या होगा, पूरा टूटेगा और किस में कन्वर्ट होगा, CH3CO माइनस में। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसकी इक्वल होगी, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की इक्वल ही होगी, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, सॉल्ट लिख दिया। और CH3COH क्या है, जो हम एसिड डाल रहे हैं ना थोड़ा सा अमाउंट, वो हमारा CH3COH है। तो दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। इससे क्वेश्चन पक्का आता है और मैंने PYQ सीरीज में क्वेश्चन करवाया भी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब हम पढ़ेंगे बेसिक बफर, और नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेसिक बफर, ठीक है। अब बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर मतलब मैंने थोड़ा सा बेस डाला, उसके वजह से सॉल्यूशन में pH चेंज नहीं हुई। मैं कैसा बेस डाल रहा हूं, वीक बेस डाल रहा हूं। तो बेसिक बफर होगा हमारा इक्विमोलर अमाउंट ऑफ, किससे बनेगा बेसिक बफर, वीक बेस से, ठीक है। किससे बनेगा, वीक बेस से बनेगा, प्लस उसके सॉल्ट से, इट्स सॉल्ट। अब उसको सॉल्ट कैसा होगा वो हम देखेंगे अभी। तो इक्विमोलर अमाउंट ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। अब वीक बेस क्या है, वीक बेस हम मान लेते हैं NH4OH है। NH4OH का सॉल्ट क्या है, NH4Cl। अब ये NH4Cl बना किससे है, अगर हम बात करें NH4Cl बना किससे है, तो NH4Cl बना है NH4OH, इसी का बेस है, इसी का सॉल्ट है ना, NH4OH का ही सॉल्ट है। बट सॉल्ट में तो एसिड भी चाहिए होता है, एसिड क्या है, HCl, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। वो किससे बना है, जो बेसिक बफर है किससे बना है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। दो जगह लिख दिया मैंने, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीक, जो बेसिक बफर है ना, बेस तो वीक ही है, बट जो उसका सॉल्ट है वो किससे बन रहा है, वो बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये पता होना चाहिए कि बेसिक बफर कंटेन्स व्हाट, बेसिक बफर कंटेन्स वीक बेस एंड अ सॉल्ट, इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप समझ आया होगा। तो हम इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास बेस है, तो बेस में क्या होगी,
NH4OH, NH4 प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा, और हमारे पास क्या है NH4Cl है, तो NH4Cl से हमको क्या मिलेगा, NH4 प्लस मिलेगा प्लस Cl माइनस मिलेगा। बट इसकी कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसकी वजह से बढ़ रही है, इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे वापस, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो इस केस में pH क्या हो जाएगी हमारी, pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट क्या है यहाँ पर, सॉल्ट है हमारा NH4Cl, ठीक है। तो मैं सॉल्ट और बेस की फॉर्मूला लिख देता हूँ, लॉग ऑफ NH4Cl अपॉन NH4OH। Okay, so this is how you can find the pH for a solution of basic buffer, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी वही हेंडरसन इक्वेशन बोलेंगे, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में से 2 टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है। अब देखो 2 टॉपिक्स बचे, कौन कौन से टॉपिक्स बचे। फर्स्ट हमारा बचा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं हम। और सेकंड हमारा बचा है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड KSP, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बचा है और सॉल्युबिलिटी एंड KSP बचा है। KSP इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये तो टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैंने PYQ सीरीज करवा रखी चैनल पे, उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है। तो आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप टू माई चैनल, एंड मैं जल्दी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।